हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनुज के माता पिता सुमन और अखिलेश की मौत के बाद वो बचपन से ही अपनी बुआ महिमा और फूफा जी मनोहर के पास रहने चला जाता है। महिमा और मनोहर को एक बेटा होता है जिसका नाम विवेक होता है। विवेक अनुज से 2 साल छोटा होता है। महिमा, मनोहर और विवेक तीनों बेचारे अनुज पर खूब अत्याचार करते। तेरी तो ऐसी की तैसी गधे, अभी तक कुंभकर्ण की तरह सोया है, हैं? चल जाकर आंगन में झाड़ू लगा और हम सब के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना। अनुज बहुत अच्छा खाना बनाता, इसीलिए महिमा उससे घर के सारे काम के साथ साथ सुबह से लेकर रात तक का खाना बनाने का काम भी दिया करती। जहां वो दोनों अपने बेटे विवेक को अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, वहीं वो दोनों अनुज से घर का काम करा रहे होते हैं। अनुज उन लोगों के लिए एक नौकर से कम नहीं था। उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने के अवसर नहीं मिलता। महिमा उससे दिन भर का काम पर काम देती रहती। काश मेरे मम्मी पापा आज जिंदा होते, मैं भी स्कूल जा पाता, अच्छा अच्छा खाना खा पाता, नए नए कपड़े पहन पाता। अरे ओ चूजे, इधर आ, मेरे जूते पॉलिश कर। चल जल्दी से कर, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है। ठीक है फूफा जी। अनुज मनोहर से पॉलिश लेता है और उसके जूते पॉलिश करने लगता है। अबे ओ छुटाकन्ने, ठीक से पॉलिश कर, वरना दूंगा 2 लप्पड़। अगले 1 हफ्ते तक गाल लाल ही रहेगा। जी 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 फूफा जी। अनुज बहुत दुख सहता है, लेकिन उसके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं था। महिमा और मनोहर तो उससे काम ठीक से ना करने पर लकड़ी और बेल्ट से मारते, और तो और कभी कभी उसे भूखा ही रखते। वाह, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी। थैंक यू सो मच पापा। अरे खाओ बेटा, खूब खाओ। ओए मनहूस, तू क्या देख रहा है घूर घूर के, हैं? तूने आज समय पर अगर सारे कपड़े नहीं धोए ना तो देखना, तुझे मैं 2 दिन तक भूखा रखूंगी, तब जाकर तेरी घुटनों की अकल ठिकाने पर आएगी। अनुज अपने बुआ और फूफा का अत्याचार सहन नहीं कर पाता और वो रात में बिना किसी को बताए घर के पीछे के गेट से निकल जाता है अपना झोला लेकर। जब वो ट्रेन में बैठता है तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पिंजरे से आजाद हुआ हूँ। इतनी राहत, इतना सुकून मिल रहा है। अनुज अब दूसरे गांव चला जाता है और वहां जाकर वो हर जगह ढाबे में खाना बनाने की नौकरी ढूंढने लगता है। लेकिन अफसोस, उस बेचारे को इतनी कोशिशों के बाद भी कहीं काम नहीं मिलता। वहीं महिमा और मनोहर दोनों अनुज को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अनुज को कोई बताता है कि गांव में एक आदमी है जो लोगों को उधार पैसे देता है। उसका नाम लालू चंद होता है। अनुज लालू चंद के पास जाकर उससे उधार पैसे लेता है। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समय से सारे पैसे सूद समेत लौटा दोगे। याद रहेगा ना? केवल 3 महीने। जी साहब, मुझे अच्छी तरह याद रहेगा। अनुज उन पैसों से अब अपना ढाबा खोलने का तय करता है। वहीं मनोहर की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और महिमा और विवेक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। अनुज यहाँ अपने ढाबे को बनाने की तैयारियों में लगा होता है। ये मेरा ढाबा है, इसलिए इसका नाम भी कुछ हटके ही होना चाहिए। क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं? मेरा ढाबा है तो इसका नाम भी कुछ हटके ही होना चाहिए। इसका नाम होगा बुर्ज खलीफा। हाँ, हमेशा से ही मुझे दुबई का बुर्ज खलीफा बहुत पसंद है। इस तरह अनुज अपने ढाबे का नाम बुर्ज खलीफा ढाबा रखता है। लोग इस अनोखे नाम को सुनकर और वहाँ के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं और वो अनुज के ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, यार अनुज भाई, तुम ही हो, हाँ, जो इस पूरी दुनिया में करेले की कड़वी सब्जी को इतना स्वादिष्ट बना सकते हो। अति सुंदर, अति स्वादिष्ट। अरे सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो तुम। अनुज का बुर्ज खलीफा ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है और उसके बारे में विधवा महिमा और विवेक को भी पता चलता है और उन्हें बहुत जलन होती है। अच्छा, तो ये माजरा है। रुक बेटा, तेरी बुआ आ रही है तेरे बुर्ज खलीफा को तोड़ दे। लेकिन माँ, हम ऐसा क्या करेंगे जिससे वो ढाबा हमारे नाम पर हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा।
महिमा और विवेक दोनों एक प्लान बनाते हैं और फिर विवेक और महिमा उस गांव में जाते हैं जहां पर अनुज का बुर्ज खलीफा ढाबा होता है। विवेक अनुज के ढाबे पर जाकर रोने की एक्टिंग करता है और चोट लगने का दिखावा करता है। अनुज अनुज मुझे बचाओ, मुझे इस गांव के कुछ गुंडों ने बहुत मारा है। विवेक, तुम यहां पर? तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? विवेक, ये क्या? तुम्हें तो चोट लगी है। एक काम करो, तुम मेरे ढाबे में चलो। अनुज विवेक को ढाबे के अंदर ले जाता है। अनुज फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है कि तभी चालाक विवेक अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है और जेब से एक परफ्यूम निकालता है, जिससे छिड़कने पर हवा में ऐसा असर होता है कि अनुज हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। चलो आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो, येलो पेन जल्दी से। ठीक है। अनुज उन कागजों पर साइन करता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी विवेक वहां से भाग जाता है। अच्छा हुआ वो बेहोश हो, उससे पहले ही मैंने उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए। दरअसल विवेक ने लॉयर से ऐसे पेपर्स बनवाए थे जिसमें ये स्टेटमेंट लिखा होता है कि अनुज अपना ढाबा विवेक के नाम पर कर रहा है। अगली सुबह अंधेरे में ही विवेक अनुज को कचरे में फेंक देता है। जब अनुज को होश आता है तभी वो अपने आप को कचरे के ढेर में पाता है और जब वो अपने ढाबे की जगह जाता है तभी वहां पर विवेक की नई किराने की दुकान को देखता है। विवेक उसे सब कुछ बताता है, कैसे उसने उससे उसका ढाबा छीना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ये अच्छा नहीं किया विवेक। अरे जाओ यहाँ से, बड़े आई मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान बांटने। बेचारा अनुज अब फिर से शून्य से शुरुआत करता है। वो जैसे तैसे 2 महीने तक एक रेस्टोरेंट में काम करता है और लालूचंद के आधे पैसे चुका देता है। लालूचंद अनुज को थोड़े और महीनों की मोहलत दे देता है। एक दिन अनुज अपनी बुआ जी महिमा को हॉस्पिटल के बाहर रोते हुए देखता है। क्या हुआ बुआ जी, आप इस हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही हो? बेटा, मुझे विवेक ने घर से बाहर निकाल दिया। उसने किसी लड़की से शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। मुझे बहुत तेज बुखार है और मेरे पास ये 2 रुपए ही है। अब मैं कैसे अंदर जाऊं अस्पताल के? आप चिंता मत कीजिए। अनुज महिमा को हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। वो महिमा को अपने घर रख लेता है और उसे संभालने लगता है। महिमा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे अनुज बेटा, कभी सोचा नहीं था कि मेरा खून, मेरा विवेक मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, लेकिन आखिर में तूने ही मुझे सहारा दिया। मैं सच में बहुत बुरी हूँ, मैंने तुझ पर कितना अत्याचार किया। बुआ जी, जो बीत गया सो बीत गया, अब नई से शुरुआत करते हैं। अनुज अब पूरे 8 महीनों तक पैसे जोड़ता है और अपना बुर्ज खलीफा ढाबा फिर से खड़ा करता है और वो जीवन में बहुत आगे जाता है और ऊंचाइयां छूता है। जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। अरे नहीं, मेरे खेत! हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है, घर का काम की।
1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ीमल आता है। अबे ओ जयंत के बच्चे, तो अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में? किरोड़ीमल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ीमल जी, हमारी खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया। जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ीमल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता, तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों को मेरा घर खाली करके जाना होगा। क्या? किरोड़ीमल जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी तेज भीषण गर्मी में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किरोड़ीमल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए, हम पर दया कीजिए और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? किरोड़ीमल के आदमी भरी बरसात में जयंत और चारू के घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं और उन्हें उनके बच्चों के संग वहां से निकाल देते हैं। बेचारे जयंत और चारू अपने बच्चों संग बारिश में यहाँ से वहां भटकते हैं। वो लोग एक गुफा में अलाव जलाकर रुकते हैं। गट्टू और पिंकी को भीग कर तेज बुखार आ जाता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है, तभी जयंत अपने दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाता है। उन लोगों के हाल बद से बदतर हो जाते हैं। वो लोग जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। चारू, अब जब तक हम पैसे नहीं कमा लेते, हम इसी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ जयंत जी, मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। दोनों जगह में से एक जगह मैं झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। एक बार पैसे इकट्ठा हो जाए, फिर हम इस झोपड़ी से निकलकर किसी किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। बस ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है हमें। बेचारे हमारे बच्चे, अरे खेल कूद की उम्र में उन्हें भी हमारे साथ इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए पापा, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चारू जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती है, वहां पर 1 हफ्ते बाद उसके हाथों से एक कीमती कांच का शोपीस टूट जाता है, जिस कारण उसकी मालकिन उसे खूब सुनाती है। अरे निकम्मी, क्या नींद में साफ सफाई कर रही थी? अंधी कहीं की, इतना महंगा और बेशकीमती शोपीस तोड़ दिया तूने, नालायक। वो मालकिन, वो मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। अरे तुझे पता भी है क्या, ये शोपीस विदेश से आया हुआ है? इसकी कीमत कितनी है तुझे पता है? तेरी औकात भी नहीं है, उतना महंगा है ये। निकल यहाँ से। ऐसे नुकसान करने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चल दफा हो यहाँ से। लेकिन मालकिन, मालकिन मेरी बात तो सुनिए ना मालकिन। मालकिन चारू को घर से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चारू रोते बिलखते घर वापस आती है। चारू को इस हालत में देखकर जयंत को बहुत दुख होता है। अब तो न जयंत के पास कोई नौकरी थी और तो और चारू की नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। एक दिन भयानक तूफान आता है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है और पूरी झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है। अब तो उन लोगों के हाल और भी बुरे हो जाते हैं। उनके पास अब गांव के कृष्णा मंदिर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, क्यों हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं मझधार में अटक चुका हूँ, मेरी मदद करो ठाकुर जी, मेरी मदद करो।
अपने बच्चे की मदद करो ईश्वर। जयंत और उसका परिवार अब कचरा कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा करने लगता है। उन्हें ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही मिलती। एक दिन यूं ही जब वो लोग एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी पिंकी और गट्टू की नजर स्कूल में चल रहे एग्जीबिशन पर पड़ती है, जहाँ पर सब ने छोटे छोटे वस्तुओं से घरों के मॉडल्स बनाए थे। वो देखो प्लास्टिक बोतल से बना हुआ घर। और वो देखो कुल्फी वाली लकड़ी है। कुल्फी वाली लकड़ी नहीं बुद्धू, उसे आइसक्रीम स्टिक कहते हैं। अरे हाँ हाँ, और वो देखो कांच का घर और वो कागज का भी। उन सबको देखकर जयंत के मन में एक विचार आता है। क्यों ना हम भी एक प्लास्टिक बॉटल का घर बनाएं, वो भी असलियत का। प्लास्टिक तो तूफान में भी टिकता है, टस से मस नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है जी। मैं तो कहती हूँ कि यही करते हैं। हाँ पापा हाँ, मुझे एक प्लास्टिक बॉटल के घर में रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। वो चारों पूरे गांव में भटक कर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं और उससे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद चारू और जयंत दोनों को भी एक मिल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और उन लोगों के जीवन में खुशियां फिर से दस्तक दे देती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी, प्लास्टिक बॉटल का घर हमारे लिए लकी और शुभ साबित हुआ। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।